हेलो दोस्तों, वेलकम्स टू वीआरबी क्लासेस। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो दोस्तों ये चैप्टर बेसिकली बहुत ही आसान और बहुत ही समझने वाला है और इसका डेली लाइफ में भी हम बहुत यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल तो बहुत ही सारा देखा होगा। टेबल कहने का मतलब सारणी। आ, सारणी तो आपने देखा ही होगा। वो वाला टेबल जिसमें हम किसी भी डाटा को एकत्रित करते हैं, लिखते हैं। तो आव्यूह की शुरुआत रैखिक समीकरण के हल करने के क्रम में हुआ था। जैसे कि ये वाला तो आपने पढ़ा होगा कि द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण। इन्हीं जब इसमें द्विघात समीकरण जैसे कि z2+2z+6 = 0, इसमें अगर एक वेरिएबल है तो ये तो आसान, लेकिन इसमें x+y+z = 0। लेकिन जब इसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल हो जाते हैं तब इसमें हमको निकालने में, तब इसका x और y और z का वैल्यू फाइंड करने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। और इन्हीं परेशानियों को दूर करने के क्रम में हमें मैट्रिसेस मीन्स ऑफ डेट की आव्यूह का निर्माण हुआ है। दोस्तों मैट्रिसेस आप लोग कहीं कहीं इस लेक्चर में सुनेंगे। मैं मैट्रिसेस को मैट्रिक्स कहूँगा, क्योंकि मैट्रिक्स का प्लुरल होता है मैट्रिसेस, इसलिए मैट्रिक्स कहूँ या मैट्रिसेस, आपको बात एक ही समझना रहा है कि मैं आव्यूह को कह रहा हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैट्रिसेस का फुल इंट्रोडक्शन, इसका डे टू डे लाइफ में यूज कैसे होता है और बेसिक फंडामेंटल चीज़ सभी इस वीडियो लेक्चर में आप जान पाएंगे। तो दोस्तों इसका उपयोग आजकल हम बहुत सारे जगहों पे करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, इकोनॉमिक्स में करते हैं, साइंस के बहुत सारे क्षेत्रों में करते हैं। और आज इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, क्योंकि यह हमें डेटा को आसान करने में बहुत ही मदद करता है। एनसीईआरटी के अनुसार एक मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए राधा के पास 10 नोटबुक हैं, किताबें हैं और 5 कलमें हैं। फौजिया के पास 10 किताबें हैं, 2 कलमें हैं। और सिमरन के पास 13 किताबें हैं और 5 बुक हैं। अगर हम इसको ऐसे इस कॉलम के में सजा के लिख ले, इसका एक टेबल बना ले, तो हम इसे आसानी से कह सकते हैं कि राधा के पास 10 किताबें हैं और 5 कलमें हैं। फौजिया के पास 10 किताबें हैं और 2 कलमें हैं। सिमरन के पास 13 किताबें हैं और 5 कलमें हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किताबों को हम इधर कर ले सकते हैं, बुक्स और पेन्स, और नेम को हम ऊपर कर देते हैं, राधा, फौजिया और सिमरन। ये हो गया हमारा नेम। ये हम एक टेबल बना लिए हैं, जिस टेबल को देख के कोई भी आसानी से समझ सकता है कि राधा के पास कितना है, 10 बुक्स हैं, और फौजिया के पास 10 बुक्स है, और सिमरन के पास 13 बुक्स है। राधा के पास कितना है, 5 पेन है, और फौजिया के पास 2 पेन, और सिमरन के पास 5 पेन है। इसी को जब ये जो डंडा उंडा को हटा के, इसी को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या
स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटी ब्रैकेट के अंदर जब हम इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं और ये डंडा वंडा को हटा देते हैं, तब हमें एक जो ढांचा प्राप्त होता है, जो हमें आकृति प्राप्त होती है, जो हमें नया तरह का चीज प्राप्त होता है, उसी को हम मैट्रिसेस कहते हैं। अगर हम इसी को मान लीजिए कि इसी को हम हटा दिए, एक डायरेक्ट नंबर्स को लिख लिए, 10 को 10 लिख लिए, 5 को 5 लिख लिए, फिर 10 को 10 लिख लिए, 2 को 2 लिख लिए, 13 और 5, और इसको एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर सजा लिए। तो दोस्तों ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये जो चीज, ये जो ढांचा प्राप्त हुआ है, इसी को हम मैट्रिसेस का, या इसको या इस डायग्राम को हम ऐसे कर सकते हैं, 10 10 13 5 2 5। इस तरह से जो हमें ढांचा मिलता है, इसी को हम मैट्रिसेस कहते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम इसका डेफिनेशन देखना चाहते हैं, परिभाषा देखना चाहते हैं, तो है फलनों या संख्याओं के आयताकार विन्यास को आव्यूह कहते हैं। डेफिनेशन सुनने में भी और सुनाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन ये तो हो गई, हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, लेकिन इस मैट्रिक्स में ये जितने भी नंबर्स है, ये है क्या? ये 10 5 10 2 13 15, ये सभी क्या है? तो जितने, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, ये मान लीजिए 10 5, इसी को मैं लिख लेता हूँ 10 2 13 5। मैट्रिक्स में जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी संख्या होते हैं, यहाँ पे संख्या के अलावा अल्फा बीटा कुछ भी रह सकता है, वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी रह सकता है। जितने भी किसी मैट्रिक्स में जितने भी उसमें फंक्शन मौजूद होते हैं, उसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट हिंदी में कहे तो अवयव। मतलब मैट्रिक्स में जितने भी फंक्शन मौजूद होते हैं, उसको हम अवयव कहते हैं। मीन्स ऑफ डेट की अवयव या एलिमेंट कहते हैं। और लेकिन ये 10, लेकिन मैट्रिक्स में हर सभी स्थान पे कोई ना कोई फंक्शन मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाली रहे, खाली नहीं रहना चाहिए, सभी जगह कुछ ना कुछ फंक्शन भरे रहना चाहिए। अब देख लेते हैं इसका सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कि ये पूरा और ये पूरा, इस पूरा को हम क्या कहेंगे? अगर हम ये हॉरिजेंटल लाइन को देखें, ये हॉरिजेंटल लाइन जो है, क्षैतिज कतार जो है, और क्षैतिज कतार को कहे तो इसको हम रो कहते हैं। रो, पंक्ति। इसमें इस पूरा मैट्रिक्स में कितना रो है? ये एक रो है क्षैतिज कतार में, ये एक दूसरा रो है, और यह तीसरा रो। इसको हम R1 R2 और R3 से सूचित करते हैं। अगला है ये जो खंभे के तरह, पिलर के तरह ये जो खड़ा लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कॉलम कहते हैं, और इसको बेसिकली C1 और C2 से सूचित करते हैं। मीन्स ऑफ डेट मैं उल्टा लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं। और इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ। तो जानते हैं मैट्रिसेस के बारे में कुछ और चीजें। अब दोस्तों हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की कोटि, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कोटि। सबसे पहले मैं एक यहाँ मैट्रिक्स बना लेता हूँ।
7 8 2 1 2 3 4 6 और इसमें मौजूद जितने भी नंबर्स या फंक्शन होते हैं उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अवयव की कोटि क्या है? कोटि किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के गुणात्मक रूप को ऑर्डर कहा जाता है। मतलब इसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सिर्फ इस रूप में हम लिखेंगे तो उसे हम ऑर्डर कहते हैं। मीन्स ऑफ डैट कि अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना है? R1 R2 और R3, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? C1 C2 और C3। अगर हम इसी को गुणात्मक रूप में लिख दें, मीन्स ऑफ डैट की नंबर ऑफ रो पहले कितना है? 3, तो नंबर ऑफ रो R1 R2 R3 1 2 3 3 रो है और कॉलम कितना? 1 2 3 3 कॉलम। तो ये हो गया कि इस मैट्रिक्स का कोटि मीन्स ऑफ डैट ऑर्डर। और ऑर्डर आपको बेसिकली किसी मैट्रिक्स के कॉर्नर में दिखेगा, नीचे के साइड यहाँ पे लिखा हुआ। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम एक और मैट्रिक्स बना ले 2 4 3 और 1 2 3 4, और अगर हम एक और मैट्रिक्स बना ले तो इसमें रो की संख्या, नंबर ऑफ रो कितना है? 2 R1 और R2, ओके। और नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना है? C1 C2 C3 C4। और इसका हम ऑर्डर की बात करें तो नंबर ऑफ रो R1 एक रो और 2 रो, तो पहले 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको ये नहीं करना, आप मैं समझाने के लिए यहाँ पे लाइन खींच लिया हूँ। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अगर कोई हमसे पूछे कि किसी मैट्रिसेस में कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, मीन्स ऑफ डैट किसी मैट्रिक्स के किसी मैट्रिक्स में मौजूद कुल अवयवों की संख्या कितनी है, तो हमें सिंपली इस ऑर्डर को सिंप्लीफाई कर देना। मीन्स ऑफ डैट कि अगर हम इसी मैट्रिक्स की चर्चा करें तो इसमें इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 इंटू 4, तो इसको हम गुना कर देते तो कितना हो जाएगा? 8। तो इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया? 8। हम इसे गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जानते हैं कि किसी अवयव का ये या ये सब किस प्लेस पे है। मीन्स ऑफ डैट कि मुझे अगर पता करना होगा कि मुझे इसको बताना होगा तो मैं इसके एड्रेस तक कैसे पहुंचूंगा। तो एक सिस्टम बनाया जा चुका है। एक सिस्टम के तहत हम इस एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं। तो उस सिस्टम वो सिस्टम क्या है, लेकिन उस सिस्टम तक पहुंचने से पहले हमें अवयव के बारे में कुछ और बेसिक फंडामेंटल चीज के बारे में अवगत होना होगा। तो अवयव के बारे में फंडामेंटल चीज ये है कि सभी मैट्रिक्सेस को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। मतलब
अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर A B C डॉट 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 जेड से, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी कैपिटल लेटर से हम किसी मैट्रिक्स को सूचित कर सकते हैं। और मान लीजिए हमको ये मैट्रिक्स है 2 3 4 6 1 2, इसको अगर हमें बताना होगा कि इस मैट्रिक्स का नेम क्या है, तो हम मान लेते हैं इसका नेम है A। ये हो गया मैट्रिसेस। अगला है मैट्रिसेस में, अगला क्या है मैट्रिसेस में बड़ी अक्षरों से सूचित करते हैं। ठीक है, भूल गेलिए रे। अगला स्टार है अवयव में उपस्थित सभी संख्या या फंक्शन को अवयव कहा जाता है, एलिमेंट अवयव कहा जाता है। अवयव के 36 कतार को क्या कहा जाता है, रो। और अवयव के उदग्र कतार को क्या कहा जाता है, कॉलम। ठीक है, तो ये हो गई अवयव के बारे में सभी फंडामेंटल चीजें जो हमें जानना जरूरी है। अब जानते हैं किसी मैट्रिसेस के एलिमेंट का एड्रेस, मतलब मैट्रिक्स में उपस्थित सभी अवयवों का स्थान। अवयव के अवयवों का स्थान। किसी अवयव में उपस्थित सभी एलिमेंट का एड्रेस पता करने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है। सिस्टम क्या है, मान लीजिए ये है ए, कोई मैट्रिसेस है AIJ, और इसका ऑर्डर मान लीजिए M × N है, M × N है। सबसे पहले I क्या है, I जो है हमें रो बताता है कि मैट्रिक्स का एलिमेंट किस रोज में है, और J हमें बताता है कॉलम। और M क्या बताता है, रो, हम पहले भी जान चुके हैं। और N क्या बताता है, कॉलम। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा विस्तार से देखें तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। ए कोई मैट्रिसेस है, मैं बना रहा हूं, एक बड़ा सा बनेगा भी। A11 मीन्स ऑफ डेट की ये पहला रो है और पहला कॉलम है। मैं R1 R2 R3 डॉट 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 ये RM तक जाएगा, और यहाँ C1 C2 C3 और ये डॉट 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 CN तक जाएगा। ये 1 मीन्स ऑफ डेट की ये एलिमेंट पहला रो में है और पहला कॉलम में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो ये एलिमेंट फर्स्ट रो I, पहले वाला अंक I बताता, I मीन्स ऑफ डेट रो, और नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाला बताता पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इसी तरह पहला रो और nवां कॉलम तक जाएंगे। इसी तरह हम कर लेते हैं फटाफट। A21 मतलब A दूसरा रो और पहला कॉलम में, दूसरा रो और पहला कॉलम में। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम में। A23 इसी तरह A2N, इसी तरह यह बढ़ते चला जाएगा। A31 A32 A33 डॉट 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 A3N। ओके,
उसी तरह ये पूरा नीचे भी बढ़ते चला जाएगा और एक स्थान पे चला आएगा ए। ये अब एम रो है, AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN। ये किसी मैट्रिसेस का एड्रेस पता, मैट्रिसेस में उपस्थित अवयवों का स्थान पता करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है, मीन्स ऑफ डेट की उसका एड्रेस पता करने के लिए। अब हमसे कोई पूछे, मेरे पास एक मैट्रिसेस है 9 3 4 6 3 3। अब इस मैट्रिसेस में हमें पूछे कि इसका स्थान क्या है, तो हम इसका स्थान कैसे बताएंगे? ये प्रथम रो में है, R1 में है, और सेकेंड कॉलम में C1 में। तो हमसे कोई इस 3 का स्थान पूछे, 3 बहुत सारा मैंने लिख दिया, इसको 13 कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं। अब ठीक है, तो इस 3 का स्थान पूछे तो हम क्या कर सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? A1 2 बराबर कितना हो गया? 3। अगर हमसे कोई 30 का पूछे तो A2 2 इज इक्वल टू 30। मीन्स ऑफ डेट की दूसरा रो R2 में है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम में। या हमसे कोई पूछे A3 तो नहीं, A2 क्या होगा? दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो में आ गया और तीसरा कॉलम में आ गया, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, हमें 13 मिला। ये 13 के बराबर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के प्रकार क्या क्या है। अगर आपको अभी तक समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, क्योंकि ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है। और चलिए तो अब पता करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार क्या क्या है? तो फर्स्ट जो है उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, मीन्स ऑफ डेट की एक कोई मैट्रिसेस है जिसमें कॉलम एक हो, नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, और रो कितना भी हो सकता है, 1 2 3। इसमें अगर हम बात करें तो कॉलम C1 एक ही है, लेकिन R1 R2 R3 रो कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम एक ही हो सकता है। इसको हम अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो A बराबर हम लिख सकते हैं AIJ M गुना 1। और ये क्या है? रो। और ये क्या है? कॉलम। कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए और रो M तक जानी चाहिए। इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगला मैट्रिक्स का नाम है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम कितना भी हो सकता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 1 2 3 4, ये क्या है? नंबर ऑफ रो R1 1 है और कॉलम C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम है और एक रो है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, मीन्स ऑफ डेट की पंक्ति मैट्रिक्स। और इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो A बराबर क्या लिख सकते हैं? AIJ
एम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ और यहाँ भी मैं, और एन तक जाना चाहिए कॉलम। अगला जो टाइप मैट्रिक्स का टाइप है वह है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। और ये मैट्रिक्स हमें बहुत जगह यूज में देखने को मिलता है, बहुत जगह हम इसका यूज करते हैं, वर्ग आव्यूह। और इसकी हिंदी को बात करें तो इसको कहते हैं पंक्ति मैट्रिक्स, इसको कहते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें अगर हम, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, मीन्स ऑफ डेट कि अगर हम, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें नंबर ऑफ रो R1 R2 और R3, टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, टोटल नंबर ऑफ रो ये बराबर होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम के। मतलब इसमें 3 रो है, रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 3। यहां हमको क्या मिला है, 3 रो और 3 कॉलम, मीन्स ऑफ डेट कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर दोनों का बराबर होना चाहिए, कहने का मतलब है कि इसका कॉलम और रो दोनों आपस में बराबर हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमसे कोई पूछे कि मान लीजिए यहाँ पे आते हैं हम, बी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 4 6 7, ये अगर हमसे कोई पूछे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, तो हम इसमें क्या कहेंगे, तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे नंबर ऑफ रो। इसका रो कितना है 1 और 2 रो है, कॉलम कितना है 1 2, ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 2, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ये एक रो मैट्रिक्स है। अगर मेरे पास सी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ओके, इसमें अगर हमसे पूछे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, तो हम इसका टोटल नंबर ऑफ रो देखेंगे 1 2 3 रो है और कितना कॉलम है 1 2 और 2 ही कॉलम है, तो इसका मतलब ये इसका मतलब कहने का मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगला हम देखते हैं, अगला है डायगोनल मैट्रिक्स, 4 नंबर होगा। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। इसका अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो ए बराबर हो गया ए आई जे और एम और एन दोनों ही बराबर होना चाहिए, एम गुना एम या एन गुना एम भी, या इसको अगर एन माने तो एम इक्वल टू एन होना चाहिए, अगर इसको एन मानते हैं तो ठीक है। चलिए अगला डायगोनल मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा चलेगा। ये हो गया, ये जो था टोटल मैट्रिक्स था, अब जो आएगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में आते चल जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला टाइप में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका मुख्य विकर्ण। अब देखिए मुख्य विकर्ण मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, मीन्स ऑफ डेट की 1 2 3, ये मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेता हूँ, इसको A1
A21 A22 A23 A31 A33 सॉरी A32 A33। इसमें कहने का मतलब ये है कि पहले तो जान लीजिए इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, मुख्य विकर्ण क्या है। तो किसी भी अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो उसमें दो विकर्ण होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अगर हम इसका प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें तो ये वाला लाइन, इसको मैं ब्लू कलर से टिक कर दे रहा हूँ, ये वाला लाइन, इस तरह के डायगोनल को हम मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो कहने का मतलब ये वाला डायगोनल, ये क्या है, डायगोनल। अब कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, जब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कुछ ना कुछ फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 कुछ ना कुछ फंक्शन हो या नंबर हो, और बाकी बचे जितने भी एलिमेंट्स हो, मान लीजिए ये बाकी बचे सभी एलिमेंट 0 हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्णावयव। कहने का मतलब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कुछ ना कुछ फंक्शन हो लेकिन बाकी बचे सभी एलिमेंट क्या हो, 0, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्णावयव। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। विकर्णावयव फिर से देखते हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कुछ ना कुछ एलिमेंट हो लेकिन बाकी बचे सभी एलिमेंट शून्य हो, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं या विकर्णावयव। अगला देखते हैं, अगला हमारा जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर तो हो गया स्केलर मैट्रिक्स, अदिश स्केलर मैट्रिक्स, इसको कहते हैं अदिश अवयव। अदिश और सदिश तो आप जानते ही होंगे। वैसा अब हम डायगोनल मैट्रिक्स में आते हैं। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स, मान लीजिए ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कुछ ना कुछ फंक्शन होंगे और बाकी बचे कुछ ना अवयव कुछ ना कुछ फंक्शन नहीं हो, मतलब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कुछ ना कुछ फंक्शन हो, बाकी बचे सभी अवयव क्या हो, 0 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब देखिए मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स बना रहा हूँ और देखिए अब स्केलर मैट्रिक्स कौन होगा, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मान लीजिए यहाँ पे 2 2 2 मुख्य विकर्ण के, मैं इसको इसी डायग्राम से बनाता हूँ। ए बराबर क्या है, AIJ A11 A12 A22 A21 A22 मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक जैसा अवयव हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक जैसा हो। जैसे हम इसकी बात करें तो ये मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, एक जैसा है, 2 2 2। एक मान लीजिए और मैं बना रहा हूं 4 0 4 0। तो ये हमारा 2x2 का एक मैट्रिक्स है जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, एक जैसा है, 4 4 है, और बाकी बचे अवयव क्या है, 0 है। तो इस तरह के आप मैट्रिक्स को, अवयव को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव कहते हैं। उम्मीद है आपको यह समझ में आ चुका होगा स्केलर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं बाकी अब 2 मैट्रिक्स और बचा हुआ है जिसको हम देखते हैं। दूसरा मैट्रिक्स है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं तस्मक मैट्रिक्स। यह हमारा तीसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अब देखिए, अगर आपको ये समझ में आया होगा डायगोनल मैट्रिक्स, तो आप अदिश मैट्रिक्स मतलब स्केलर मैट्रिक्स अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर आपको स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ चुका है तो ये भी आप समझ जाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसा स्केलर मैट्रिक्स, अब मैं स्केलर मैट्रिक्स की चर्चा कर रहा हूँ इसकी, या वैसा स्केलर मैट्रिक्स वैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों और बाकी बचे सभी अवयव क्या हो, जीरो। मुख्य विकर्ण करने का मतलब यहाँ पर उपस्थित सभी एलिमेंट A11 और ये सब जीरो हो, ये A22 A23 ये सभी एक हो, इसका वैल्यू क्या हो, A11 बराबर A22 बराबर A33 बराबर एक हो, वन हो। तो इस तरह के अवयव को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसे सूचित किया जाता है आई से, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमसे कोई पूछा कि एक क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हमने क्या देखा कि इसका मुख्य विकर्ण का सभी अवयव कितना है, 1 है, अब बाकी बचे सभी अवयव क्या है, 0। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम 2 क्रॉस 2 बराबर 3 क्रॉस 3 बराबर 4 क्रॉस 4 बराबर आई ही लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब, अगर ये मैट्रिक्स है 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, तो हम इसको 3 क्रॉस 3 के बराबर कर सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अपनी आवश्यकता अनुसार हम इसकी साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसको मैं 4 का नहीं बनाऊंगा, बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसको हम आई ही लिखते हैं। तो उम्मीद था आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगला मैट्रिक्स हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स है हमारा जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स। अगर हम से जीरो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका वैल्यू 0 हो, पहले इसका नाम मैं लिख लेता हूँ, वैसा मैट्रिक्स जिसका वैल्यू 0 मीन्स ऑफ डेट की ये कोई हमारा मैट्रिक्स है और इसके सभी एलिमेंट क्या है, 0 है, 0 के बराबर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इस तरह के मैट्रिक्स से इसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स से इसमें कितना भी 0 आ जाए, लास्टली वो 0 के ही बराबर होता है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो आशा है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छा तरह से समझ में आ चुका होगा। दो मैट्रिक्स समान कब होंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स समान कब होंगे, देखिए, जब मान लीजिए मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए आई जे, ओके, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है बी आई जे लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले अब हमको पता करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो पहला वर्क क्या पड़ेगा कि पहला मेरा काम क्या रहेगा, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि इसका m गुना n, अगर इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर m गुना n ही होना चाहिए। ये हो गया। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिसेस है,
ए बी सी डी, ओके। और बी कोई मैट्रिसेस है, ई एफ जी एच। अब हमको पता करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये 2x2 का है और ये भी 2x2 का है, तो ऑर्डर सेम है। अब दूसरा हमको मेरा वर्क क्या रहेगा, ए जो होना चाहिए ना अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ए इसके बराबर होना चाहिए ई के, बी के स्थान पर एफ के बराबर होना चाहिए, और सी जी के और डी एच के। तब हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स ए बराबर बी है। अगर हमसे कोई पूछे क्या ए बराबर इतना है 4 2 5 3 और बी बराबर है 4 2 5 3, तो हम अगर हमसे पूछे क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 4 क्या होना चाहिए, अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 के बराबर होना चाहिए। 4 मैट्रिक्स बी में 4 के बराबर है, 2 मैट्रिक्स बी में 2 के बराबर है, 5 मैट्रिक्स बी में 5 के बराबर है, 3 मैट्रिक्स बी में 3 के बराबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ए बराबर बी है, और इसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। इसका हम देखते हैं क्या इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। ए बराबर दे देता है मान लीजिए 2 3 और एक्स वाई, ओके, और बी बराबर दे देता है 4 नहीं 2 3 2 3। तो अगर हमको कह देता है कि ए बराबर बी है, मतलब मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर है, तो एक्स और वाई का मान क्या, तो एक्स किसके बराबर होगा, अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 के बराबर होगा, एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को लेके। तब तक के लिए जय हिंद।